हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। आइए हम लोग नीति निर्देशक तत्व की आज क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे। कि जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उससे संबंधित आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट वर्क हमें यही करना है कि पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग उसको कर पा रहे हैं या नहीं। तो उससे संबंधित कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार होता क्या है, हम प्रश्न की शब्दावलियों को समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से आंसर गलत दे देते हैं। कई बार हम प्रश्न को पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, इसकी वजह से हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। और ये चीज़ें बाई प्रैक्टिस ही ठीक होती हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे संबंधित कितनी बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यही सबसे बेहतर तरीका होता है कि किसी भी टॉपिक पे एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए। मोस्टली फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी टॉपिक का 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। जो क्वेश्चन आज तक 20 साल आए हुए हैं उन क्वेश्चनों में ही 60 से 70% क्वेश्चन होते हैं। कभी कभार 30% क्वेश्चन हमारे नए बनते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जब कभी भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम ज़रूर लगाएं और ये चेक करके देखें क्या 20 साल के पीछे जितने भी एग्जामिनेशन हुए इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हमसे अब हो पा रहे हैं या नहीं। अगर वो क्वेश्चन हो जा रहे हैं तब तो समझिए आपने सही से टॉपिक को पढ़ा है। और उस क्वेश्चन के बाद कितने और संभावित प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी टॉपिक पे अपनी तैयारी करते हैं तो यकीनन आपको एग्जामिनेशन हॉल में फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम लोगों ने, जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने नीति निर्देशक तत्व को पढ़ाया है। आज हम लोग क्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अभी तक के एग्जाम में पिछले 20 सालों तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो भी बच्चे इंडिविजुअल पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए, दरोगा के लिए, साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी, या अक्टूबर में जो आपका पीसीएस 2020 लगा हुआ है उसके लिए, जहाँ की आपको पता है कि पीसीएस पे 25 से 30 क्वेश्चन पॉलिटी होती है, समीक्षा अधिकारी में आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ के लिए पढ़ने के लिए, उस लेवल तक तैयारी बनाने के लिए अगर आपको इंडिविजुअल पॉलिटी पढ़ना है फ्रेंड्स तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके 7068507275 पे कांटेक्ट करके आप इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन ले करके उसमें रेगुलर्स पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं पूरे पॉलिटी में 25 से 30, उन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। साथ ही साथ पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या कराया गया है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक आपके पास वीडियो के रूप में रहती है। तो आप लोग इंडिविजुअल जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज मेरा क्या है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यूपी पीसीएस 1994 में, फिर लास्ट में यही क्वेश्चन आपके एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की राज्य में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। फ्रांस से? नहीं। पूर्व सोवियत संघ रूस से? नहीं। आयरलैंड या ब्रिटेन से? तो आपको जैसा कि पता है कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग आयरलैंड इसे स्पेन से लिया था। मैंने आपको क्लास के टाइम जब पढ़ाया था बिल्कुल बेसिक से, तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था। और यहीं पे याद रखिएगा कि अगर दो और जो है मूल अधिकार या फिर प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, इसी टाइम आपको तुरंत रिलेट कर लेना चाहिए। कि जैसा कि आपको पता है कि प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार को भी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रूस या सोवियत संघ से लिया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन यहीं पे ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका मतलब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जैसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो कोशिश करिए उससे रिलेटेड कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या उस पर हमारी नज़र जा रही या नहीं। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे आपके 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स
कि नीति निर्देशक जो तत्व है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, अर्थात सामाजिक समानता की बात करता है। और आर्टिकल 38 आपने पढ़ा फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व का, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व। इसका सही होता है निर्देशक नहीं, निदेशक ही होता है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये कहाँ पे रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। मूल कर्तव्य को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे कहाँ रखा गया है? भाग 4 का में रखा गया है। नागरिकता मतलब कि सिटीजनशिप, इसे भाग 2 में रखा गया है। जबकि मूल अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? आपको पता है अमेरिका से लिया है। मूल कर्तव्य को रशिया से लिया है या पूर्व सोवियत संघ से लिया है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों शामिल किया गया? मैंने कल आपको नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को पढ़ाने से पहले मैंने पहला सवाल यही किया था आपसे, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई, आखिर ऐसा कौन सा उद्देश्य था जिसकी वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में जगह दी? तो आपको मैंने बताया था इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष की बात आपकी प्रस्तावना में की गई है। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, ये भी बात नहीं थी। और नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, ये बात भी नहीं थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में सम्मिलित करने के पीछे सबसे मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? वही क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ये IAS 2002 में पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, ऑप्शन को बदला गया है, लेकिन देखिए आराम से इसका जवाब दे सकते हैं आप। IAS 2002 में आया है, RRB 2004 में आया है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना? नहीं, ये बात तो नहीं की गई थी। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना? हो सकता है आप यहाँ पे आंसर लगा दें, लेकिन इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, इन्हीं सारी गलतियों को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो गलतियां हम एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले हैं वो गलतियां हमसे यहीं पर हो जाएं। जब जब ये प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में आता है तो जब तक आप पूरा चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, जैसे ही आपके सामने आया सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, तुरंत आप आंसर भी लगा देते हैं। जबकि जब आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो कभी कभी कई बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, उसी चारों ऑप्शन में से हमारे 2 ऑप्शन आंसर होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा क्लोजेस्ट आंसर है, कौन ज़्यादा सही है, हमें ये वहाँ पर प्रेफर करना होता है। लेकिन नीचे देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और आपको मैंने बताया था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अगर यहाँ पे आर्थिक नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता, तब हम लोग ऑप्शन नंबर बी चुनते। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था, इसलिए मेरा क्लोजेस्ट और नियरेस्ट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी। एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्यों मैंने आंसर नंबर सी को चुना, बी क्यों नहीं चुना? जबकि बी आंसर भी मेरा सही है और आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, वहाँ बी ऑप्शन को ही हमने चुना था, जो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ, 5 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? वनडे एग्जामिनेशन वाले ध्यान दीजिएगा, ये वहाँ पे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान रखिएगा ये भाग 4 में किया गया है। अब सवाल उठता है भाग 2 में क्या है? आपको पता है नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। जबकि भाग 5 में संघ सरकार की बातें की गई हैं। जब कभी भी मुझे आपको भाग पढ़ाऊंगा तो सारे भाग जो हमारे वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं, उन 25 भागों का वर्णन करेंगे। उन सारे 25 भागों को केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, कोशिश करेंगे उसी क्लास में आपको तैयार भी हो जाए, जब भाग पढ़ने का मौका आपके साथ मिलेगा। तो आंसर इसका क्या होगा? भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत है, बिल्कुल है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात की जाती है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। क्या सामाजिक सिद्धांत है? बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए, देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, कॉमन सेंस काम करता है, लेकिन कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता जितना कॉमन आप समझते हैं। कॉमन सेंस के लिए भी कुछ आपको सेंस चाहिए। जैसे ही आपने देखा आर्थिक और सामाजिक, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है सर प्रशासनिक है या नहीं है, इसकी बात तो की गई है कि नहीं हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, तो आप तुरंत फोकस करिएगा कि इसमें ऑप्शन कितने दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कोई ऑप्शन आपका ए और बी है? ये है ही नहीं। लेकिन आपको ये 100% पता है कि आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत की बात की गई है, तो इसका मतलब इसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ए और बी नहीं है। अगर ए और बी होता तब थोड़ा सा सस्पेंशन होता, लेकिन यहाँ पर किसी बात का सस्पेंस होना ही नहीं चाहिए कि आर्थिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, इसका मतलब प्रशासनिक सिद्धांत की भी बात वहाँ पर की गई है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उपर्युक्त सभी। जब कभी भी इल्यूमिनेटिंग पावर एक होती है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास इल्यूमिनेटिंग पावर है, आप डिलीट करना जानते हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। उसका आंसर ना आते हुए भी आप सही आंसर लेते हैं, इसी को बोलते हैं तुक्का। लेकिन तुक्का इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता है कि हेड टेल किया, 50-50 आंख मूंदा, ये हेड आया ये टेल आया, इसको टिक कर, नहीं। तुक्का इसलिए लगता है, तब लगता है जब आपके अंदर इम्यूनिटिंग क्षमता होती है, लगभग 70% नॉलेज आपको रहता है, 30% नॉलेज ना भी हो, फिर भी आप इल्यूमिनेटिंग के द्वारा सही आंसर चुन सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस पर डिस्कस कभी मौका मिला तो करेंगे हम लोग कि दोनों में अगर जो विवाद किस बात का रहा कि मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में किसे प्रभावी बनाया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 31 ख में आर्टिकल 31 ख और ग को जोड़ा गया था, और वहाँ पर इस बात का प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 31 ख और ग में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसे इस प्रकार से वरीयता नहीं दी जाएगी कि वह क्या करें, नीति निर्देशक तत्वों को कम प्रभावी करें। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा रहा है, थोड़ा लंबा सा डिबेट है, कभी टाइम मिला तो इसका पूरा डिबेट आपको डिटेल में समझाएंगे कि ऐसी कौन सी वजह हुई थी कि जो 42वें संविधान संशोधन में मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्रभावी बनाया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है, अगर वर्तमान स्थिति कभी एग्जाम में पूछा जाए तो वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार को पर नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्रभावी बनाया गया था। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग इंडिविजुअल क्लास वहाँ पर लेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इसको समझाया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि जब उस मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्रभावी बनाया गया था। आइए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उनके मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, वह कौन सा ऐसा भाग है? मूल अधिकार है कि संविधान की प्रस्तावना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि भारतीय नागरिकता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान का दर्शन है उस दर्शन मच के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जो हमारे संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों, उनकी मंशाओं को क्या करता है, कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करता है कि हमारे संविधान सभा वालों के मन में कौन से विचार चल रहे थे, उनकी मंशा क्या थी, अपने नागरिकों को किस प्रकार का संविधान देना चाहते थे, उनके लिए क्या क्या करना चाहते थे। इन सारी चीज़ों का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आज मैं इसको सब जगह आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो वैसे ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। कहां पर रखा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। लेकिन मूल अधिकार को कहां तक रखा गया है? फंडामेंटल राइट्स को 12 से 35 तक रखा गया है। लेकिन मूल कर्तव्य की बात आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आर्टिकल 51 का में रखा गया है। जबकि नागरिकता की बात आएगी
तो नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रखा गया है। इस चारों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने चारों का डिस्कशन एक साथ कर दिया फ्रेंड्स कि नागरिकता को कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। मूल अधिकार को कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 51 का में। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इसका सही आंसर आप लगाकर आइएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा गया था? आपको पता है फ्रेंड्स कि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं इस बात के लिए हुई क्योंकि इस बात के लिए बहुत लोग आलोचना कर रहे थे कि नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, इसे फोर्सेबल नहीं बनाया गया है। तो ऐसे निर्देश सरकार को देने से क्या फ़ायदा, जब जनता को या नागरिकों को इस बात की सुरक्षा ही नहीं है। यदि सरकार के द्वारा इन नीति निर्देशक तत्वों की पालन नहीं किए जाते हैं तो इसके लिए जनता क्या कर सकती है, नागरिक क्या कर सकते हैं, कैसे अपने अधिकारों की मांग करेंगे? तो संविधान सभा के निर्माता जो थे उन्होंने इस प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से दिया है कि एक ऐसे अधिकार हमारे नागरिकों को प्रदान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में, जिनका उल्लंघन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रकार के अधिकार हमारे नागरिकों को दिए जा रहे हैं जिसका उल्लंघन होने पर इसका जवाब जनता स्वयं 5 साल के बाद वोट के माध्यम से देगी। अगर कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन सही से नहीं करती है तो जनता खुद 5 साल के बाद वोट के माध्यम से इसको जवाब देगी। और इस वजह से सरकार हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहेगी कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन हम सही से नहीं करेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद चुनाव में जनता हमें इसका जवाब देगी, ताकि हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। ये जवाब दिया था संविधान निर्माताओं ने। इसलिए फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की थी और इसी आलोचना के संबंध में के.टी. शाह एक विधिवेत्ता रहे। इन्होंने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक के हाथ में है। उस पर कितना भुगतान करना है यह बैंक की इच्छा पर निर्भर होए। उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो भी निर्देश दिए गए हैं वह नागरिकों को कितना प्रदान किए जाएंगे ये सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसी के संबंध में के.टी. शाह का एक महत्वपूर्ण कथन है कि बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, के.टी. शाह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आइए चेक करते हैं कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ये बात तो कही गई है। कहाँ की गई है? आर्टिकल 51 में 51 में कही गई है। निजी संपत्ति की समाप्ति, निजी संपत्ति की समाप्ति की बात। उसके बाद गोवध निषेध और बी ऑप्शन है 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 14 वर्ष की बात नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए 6 वर्ष। ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए इसे मिस्टेक से हो गया है। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, लेकिन निजी संपत्ति की समाप्ति की बात यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों में नहीं की गई है। तो ऐसा प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए फ्रेंड्स तो आप हमेशा यहाँ पर फोकस करिएगा नहीं में क्या है, क्योंकि हाँ और नहीं में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ दिक्कतें होती हैं। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहीं भी निजी संपत्ति की समाप्ति की बात नहीं की गई है, जबकि ये तीनों बातें कही गई हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है गोवध निषेध किस आर्टिकल में बात की गई है? 47 में बात की गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये आर्टिकल 45 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, जब ये तीनों आर्टिकल हमारे है ही है तो यह आंसर ऑप्शन कुछ भी होगा, यही मेरा निकटतम आंसर होगा। इसलिए मेरा आंसर नंबर सी निजी संपत्ति की समाप्ति होगा। क्लियर हो फ्रेंड्स? आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो एक समान सिविल संहिता की बात कहाँ कही गई है फ्रेंड्स? आपको पता है एक समान सिविल संहिता की बात आर्टिकल 44 में की गई है, जबकि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी। और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और यहाँ पे पूछा क्या गया है
एक समान सिविल संहिता, मैंने इसका तरीका भी बताया था, 4 समान है और समान का मतलब एक समान सिविल संहिता। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था फ्रेंड्स, पूरे भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू है, तो केवल गोवा में ये लागू है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये तो है भाई। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों की बढ़ाना, ये भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना, आर्टिकल 50 में यही बात कही गई है। लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव को विकास करना की बात हमारे मौलिक कर्तव्य में की गई है, न कि नीति निर्देशक तत्वों में। और प्रश्न क्या पूछा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तभी दे पाएंगे फ्रेंड्स जब आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सारे आर्टिकल्स एकदम क्लियर होंगे, किस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है। जब एकदम स्पष्ट होगा तभी आप ये बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात नहीं कही गई है। नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये बात नहीं कही गई है या फिर ये बात नहीं। पहचानना इसलिए आसान हो गया, अगर आपको मौलिक कर्तव्य भी तैयार है तो और जल्दी पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने देखा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, तुरंत आप समझ गए ये बात तो मौलिक कर्तव्य में कही गई है। और यहाँ पूछा जा रहा है क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, तो मेरा आंसर होगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने की बात करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन करता है? आर्टिकल 40, जबकि 32 आपका कहाँ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है? कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कृषि एवं पशुपालन, साथ ही साथ जितने भी दुधारू जंतु हैं उनके वध के निषेध की बात की गई है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य जितना संभव हो सके, जितनी जल्दी हो सके, वह अपने अपने राज्यों में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करेगा, जिससे प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो सके। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम कॉन्सेप्ट लेवल पे प्रश्न है। अगर आपको नीति निर्देशक तैयार है, नीति निर्देशक तत्व तैयार है और मूल अधिकार नहीं तैयार है, तो फिर क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ये प्रश्न ऐसा है कि इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपका नीति निर्देशक तत्व भी क्लियर हो और फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार भी क्लियर हो। प्रश्न क्या पूछ रहा है जरा देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं? हम यही देख लेते हैं कि मूल अधिकार में क्या नहीं है, हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सवाल क्या है? जो मूल अधिकार में नहीं है, बस इतना ही हमको देखना है। लेकिन वह नीति निर्देशक तत्व में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 या मूल अधिकार में है, तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। आने जाने की स्वतंत्रता, आपको पता है फ्रेंड्स, अपने देश के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता हमारे मूल अधिकार में आर्टिकल 19 में दी गई है, जबकि विदेश में जाने की स्वतंत्रता हमारे मूल अधिकार में आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि आने जाने की स्वतंत्रता कहाँ है? मूल अधिकार में है, और हमें वो ढूंढना है जो मूल अधिकार में नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन मेरा है धर्म की स्वतंत्रता, और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 25 से 28 के मध्य किया गया है। इसका मतलब ये तीनों प्रावधान हमारे मूल अधिकार में सम्मिलित हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो मूल अधिकार में क्या नहीं है फ्रेंड? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। क्या नहीं है? कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात आर्टिकल 43 में की गई है, जो कि मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व में पढ़ाया था। एकदम क्लियर हुआ? कितना अच्छा प्रश्न था। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, तो वहाँ दिक्कतें आपको आती हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट लेवल से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं भी पूरे पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16।
समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैंने आपको बताया था समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में है, जबकि आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स? आपको मैंने बताया था कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल 39 में है, और 39A में आपको मैंने बताया था कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। तो चारों आर्टिकल आपको क्लियर हो रहे हैं। यही तरीका है सॉल्व करने का। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, केवल क्वेश्चन का आंसर मत ढूंढिए, उन चारों ऑप्शन के क्वेश्चन भी ढूंढिए, तब आप पाएंगे सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन और आपको तैयार होंगे 100 क्वेश्चन। यही तरकीब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपनानी है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः यहाँ पे किसी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना गया है? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध पर प्रतिबंध, आय की असमानता को कम से कम करना। आपको पता है गोवध पर प्रतिबंध और ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी विचारधारा के हैं। किसके वादी? गांधीवादी। वादी का मतलब होता है विचारधारा। जो गांधी की विचारधारा थी उसे गांधीवादी कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन करना नहीं, आय की असमानता को कम से कम करना, यही क्या है? समाजवादी माना गया है। क्योंकि आपको पता है समाजवाद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आय की असमानता को कम करना, वंचित वर्गों के कल्याण की बात करना और हर स्तर पर शोषण को कम करने का प्रयास करना और संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करना कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसके पहुंच हो सके, वही गांधीवादी विचारधारा है। और एक लोकतांत्रिक समाजवाद भी यही कहता है, और हमारी प्रस्तावना में इसी समाजवाद का उल्लेख किया गया है, क्योंकि हमने कार्ल मार्क्स के या मार्क्सवादी समाजवाद को नहीं अपनाया है, बल्कि हमने गांधी और नेहरू की विचारधारा को वाले समाजवाद को अपनाया है। इसका मतलब हम किसके निकट हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49 और 41। अब आप ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 36 में तो राज्य की परिभाषा है, 49 में सार्वजनिक स्थलों की संरक्षण की बात की गई है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की बात कही गई है, और आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और यहीं पर दूसरे पार्ट में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर की बात कही गई है। इसलिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 38, मतलब कि आंसर इसका क्या होगा? बी। एकदम क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि YouTube पे आपको बहुत सारी क्लासेस ऐसी मिल जाएंगी कि जहां 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। हमें क्वेश्चनों की गिनती नहीं बढ़ानी है, हमें जिस चीज़ को सॉल्व करना है इस प्रकार से सॉल्व करना है कि उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बन सके वो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में गलत ही नहीं होने चाहिए। हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे तैयार होंगे 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स। हम चाहें तो आपको इतनी देर में 100 क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा मकसद आंसर को बताना नहीं है, बल्कि डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना है, ताकि आपका अंतिम मकसद यही है कि एग्जामिनेशन में हॉल में जाकर क्वेश्चन सही करें। आपका मकसद ये नहीं है कितने कम मिनट में कितने क्वेश्चंस मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए, नहीं। तो अपने मकसद को पहचानिए। कई बार हम लोग समय की बचत के चक्कर में फॉर्मेलिटी कर बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को फॉर्मेलिटी नहीं करना है फ्रेंड्स। अपनी तैयारी को इस प्रकार से मजबूत बनाना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में चल करके कोई पछतावा ना हो। फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो आप ध्यान रखिएगा, जो गांधीवादी सिद्धांत है इसमें से सबसे निकटतम आंसर आपका होगा कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। आपको पता है कि शायद 1948 में अगर गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई होती तो जो आपका ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन 1992 के पर लागू होता है, तो शायद वह ग्राम पंचायत और पहले ही लागू हो जाता और आपके शासन का, आपके प्रशासन का विकेंद्रीकरण और पहले हो चुका होता है। क्योंकि आपको पता है कि शुरू से ही
गांधी जी इसके पक्ष में थे कि जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए जिससे प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो जाए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से ग्राम पंचायतों के विरोधी रहे। उनका मानना था कि इससे क्या होगा, गांव में जो श्रमण तबका है, जो जमींदार तबका है, वह कहीं ना कहीं शोषण करेगा राजनीति के माध्यम से। और वहाँ पर क्या होगा, जो आपका दलित तबका है, शूद्र तबका है, उसका हमेशा शोषण होगा एक श्रमण तबकों के द्वारा। इसलिए वो हमेशा इसके विरोधी रहे। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि यदि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा तो गाँव के जन जन तक, हर लोगों तक प्रशासन में एक मजबूत भागीदारी हो जाएगी, जिससे प्रशासन का केंद्रीकरण नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, बल्कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 13, 19 और 31 पर नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्रभावी बनाया गया था। ये याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन ही कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए है, क्योंकि राज्यों को ही वह सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, कि ताकि अपने नीति निर्माण में इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर सके, जिससे एक सुचारू रूप से शासन को आगे बढ़ाया जा सके। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? वह कौन सी वजह है कि जिस आधार पर यह कहा जा सके कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से भिन्न है? तो ध्यान रखिए, पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त मतलब पहले वाला, संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। तीसरा ऑप्शन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। यही सबसे बड़ा अंतर है। फंडामेंटल राइट्स इज अफोर्सेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इनफोर्सेबल। मतलब मूल अधिकार परिवर्तनीय होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं, अर्थात ये फोर्सेबल नहीं है, अर्थात इसका उल्लंघन होने पर संविधान के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जबकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम इसका संरक्षण कौन देता है? न्यायपालिका देती है। और उसी न्यायपालिका के अंतर्गत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट उन मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यही सबसे बड़ा अंतर है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एसएससी 2002 में भी ये प्रश्न पूछा गया और यूपी पीसीएस 2009 में भी ये प्रश्न आया है और प्रश्न पूछा गया है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ध्यान रखिएगा, केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक समान नागरिक संहिता लागू है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात कौन करता है फ्रेंड्स? इसकी हम लोग पहले ही व्याख्या पढ़ चुके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न पहले एसएससी 2002 में पूछा गया था, लेकिन आपको यहाँ सही आंसर यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे केवल 0 और 6 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में यही व्यवस्था की गई थी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन 6 से 14, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 21 क में रखा गया। और आर्टिकल 45 में ये व्यवस्था की गई कि सरकार की जिम्मेदारी होगी केवल 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराएं। तो वर्तमान स्थिति में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो 0 से 14 नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा 0 से 6। और पहले ये व्यवस्था कितनी थी, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी बताई गई थी निःशुल्क रूप से। लेकिन उसे अब क्या बना दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अब मौलिक अधिकार 21 क में रख दिया गया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। तो नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदेश दिया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। संविधान मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो हर जगह फ्रेंड्स मिस्टेक हुई है और ये र लग गया है। सही इसका नीति निदेशक तत्व होता है, निर्देशक नहीं होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निदेशक है, निर्देशक नहीं है। तो मिस्टेक है, मैं प्रोनाउंसिएशन उसका सही कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पूछ रहा है मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना की बात की गई है। तो इसका भी वही आंसर होगा फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कई बार इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, इसलिए इस बार नहीं समझा रहे हैं। ये RRB और ASM GG 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब ये हुआ कि परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये फोर्सेबल नहीं है, अर्थात ये इनफोर्सेबल है। ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों का मतलब एक होता है, वाद योग्य नहीं है इसका मतलब अपरिवर्तनीय है, इसका मतलब इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं इंग्लिश में ये इनफोर्सेबल हैं, जबकि मूल अधिकार फोर्सेबल, परिवर्तनीय और वाद योग्य होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन कई बार आया है, SSC 2002 में भी पूछा गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए बिल्कुल नहीं। सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए ये भी बात नहीं कही गई है, और सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, बिहार PCS 1994 में पूछा गया है। तो आपको कल्याणकारी राज्य के निर्देश की बात कहाँ की गई है, मौलिक अधिकारों में बिल्कुल नहीं। संविधान की 7वीं अनुसूची में वहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में वहाँ भी कल्याणकारी राज्य की बात नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। लेकिन कल्याणकारी राज्य की बात केवल और केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आपको पता है कि सरकार के पास जितने संसाधन होंगे उसी प्रकार उसका वितरण वह अपने नागरिकों के मध्य करेगी। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों का जो क्रियान्वयन है वह किस पर निर्भर करता है कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन किस प्रकार से हैं। यदि संसाधन पर्याप्त होंगे तो सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन भी भली भांति कर सकेगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के निम्नोंकित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक का प्रावधान है। थोड़ा शब्दावलियों में हल्का सा आप फंस गए होंगे, लेकिन यहाँ केवल क्या पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कहाँ पे की गई है। तो आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 50 में इसकी बात की गई है। न तो प्रस्तावना में ऐसी बात है, न तो मूल अधिकार में है, न तो 7वीं अनुसूची में ऐसी बात की गई है फ्रेंड्स। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो आपको मैंने बताया है, शायद वही अंतर फिर से मिल जाएगा आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है, जबकि मूल अधिकार नहीं। आगे चलते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। ऐसा तो नहीं है, उल्टा कर दिया। देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य है, बिल्कुल वाद योग्य है, मतलब कि परिवर्तनीय है, मतलब कि फोर्सेबल है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, न तो फोर्सेबल है, न ही ये वाद योग्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर सी सही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, मूल अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगर आपको आर्टिकल सही से याद है फ्रेंड्स, आप देखते ही इसका आंसर दे देंगे तुरंत फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। और ये अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान किया गया है कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने पूरे 20 साल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न डीपीएसपी के अंतर्गत पूछे गए थे, उन सारे सवालों को हम लोगों ने बिल्कुल व्याख्या के साथ सॉल्व किया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। और जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास में इसी तरीके से अगर पूरी पॉलिटी को व्याख्या के साथ पढ़ना चाहते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी डीपीएसपी में और भी हैं जो हम लोगों ने इंडिविजुअल क्लास में इसको सॉल्व किया है, कुछ संभावित प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। तो जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 7068507275 पे कांटेक्ट करके इंडिविजुअल पॉलिटी की क्लास में एडमिशन लें और हमेशा हमेशा के लिए अपनी पॉलिटी पे एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।